आज है 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में डिजिटल हुआ राशन सिस्टम, कार्ड से वितरण तक ऑनलाइन निगरानी। उत्तर प्रदेश में राशन वितरण व्यवस्था तेजी से डिजिटल हो रही है। राशन कार्ड दुकानों के स्टॉक से लेकर लाभार्थियों को होने वाले वितरण तक पूरी प्रक्रिया की ऑनलाइन निगरानी की जा रही है। इससे अधिकारियों को राशन व्यवस्था पर नजर रखने और गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई करने में मदद मिल रही है। वहीं पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राशन कार्डों की केवाईसी भी कराई जा रही है। विभाग के मुताबिक करीब 93.5% राशन कार्डों की केवाईसी पूर्ण हो चुकी है। आरक्षण पर ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, कहा गरीब और वंचितों को मिले इसका लाभ। ओम प्रकाश राजभर ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत करते हुए कहा कि जो व्यक्ति डीएम, एसपी, आईजी, डीआईजी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या राष्ट्रपति जैसे पदों तक पहुंच चुका है, उसे आरक्षण की जरूरत नहीं होनी चाहिए। राजभर ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गरीब और वंचित लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। इससे पहले उनके बेटे अरविंद राजभर भी आर्थिक आधार पर आरक्षण की पैरवी कर चुके हैं। यूपी बोर्ड छात्रों की बनेगी डिजिटल पहचान, कक्षा 9 से 12 तक अपार आईडी जरूरी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए अपार आईडी को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने 27 अगस्त 2026 को जारी विज्ञप्ति में स्कूल्स के प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और अभिभावकों से छात्रों की अपार आईडी बनवाने की अपील की। साथ ही इसे संबंधित पंजीकरण और परीक्षा आवेदन फॉर्म में दर्ज कराने को कहा गया। ये निर्देश कक्षा 9वीं और 11वीं के अग्रिम पंजीकरण के साथ कक्षा 10 और 12 के परीक्षा फॉर्म की प्रक्रिया के बीच जारी किए गए हैं। मायावती की योगी सरकार से अपील, बंद किए गए 30,000 स्कूल दोबारा खोलने की मांग। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी सरकार के 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के ऐलान को सही कदम बताया, लेकिन इसे चुनावी कदम भी करार दिया। मायावती ने कहा कि यह फैसला काफी देर से लिया गया है। उन्होंने शिक्षक भर्ती को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों की मांग सुनने की सरकार से अपील की। साथ ही प्रदेश में बंद किए गए करीब 30,000 स्कूल को दोबारा खोलने की मांग की। मायावती का कहना है कि सरकार को युवाओं के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था पर भी गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। एडेड स्कूल्स में अब नहीं चलेगा प्राधिकारी नियंत्रक का खेल, शासन ने मांगा जवाब। उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रबंध समिति के चुनाव को लेकर शासन ने सख्ती दिखाई है। चुनाव टलने के कारण लंबे समय तक प्राधिकारी नियंत्रक बने रहने के मामलों पर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जवाब मांगा। विवाद से जुड़े 36 विद्यालयों में प्रबंध समिति के चुनाव और गठन की ताजा जानकारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक से मांगी गई। जुलाई में हुई बैठक में जल्द प्रबंध समिति गठित करने के निर्देश दिए गए थे। यूपी में बारिश से तबाही पर सीएम योगी सख्त, 24 घंटे में मुआवजे के निर्देश। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और अतिवृष्टि से बने हालात पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। सीएम ने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित इलाकों में पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने और लोगों को हर संभव मदद देने के निर्देश दिए। जलभराव वाले क्षेत्रों में राहत और बचाव पर ज्यादा जोर दिया गया है। वहीं अतिवृष्टि और आकाशीय बिजली से हुई जनहानि, पशु हानि और आर्थिक नुकसान का तत्काल आकलन कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये स्पष्ट निर्देश दिए कि नुकसान का आकलन पूरा होने के बाद प्रभावित परिवारों को नियमानुसार 24 घंटे के भीतर मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। कब्रिस्तान की जगह निकला खेत, वक्फ रिकॉर्ड में गलत दर्ज थी कृषि भूमि। मुजफ्फरनगर में कृषि भूमि को वर्षों तक वक्फ कब्रिस्तान के तौर पर दर्ज किए जाने के मामले में बड़ा फैसला आया। मामला तहसील बुढ़ाना की पलड़ी गांव की 1.14 बीघा जमीन से जुड़ा है। रिकॉर्ड और मौके की जांच में यहां खेती होने और कब्रिस्तान न होने की बात सामने आई। इसके बाद उत्तर प्रदेश वक्फ न्यायाधिकरण ने वक्फ संपत्ति और कब्रिस्तान की प्रविष्टि को गलत मानते हुए हटाने के निर्देश दिए। साथ ही 1 महीने के भीतर वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की कार्रवाई करने को कहा गया। यूपी में एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेंगे 23 बस अड्डे, परिवहन व्यवस्था होगी हाईटेक। उत्तर प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने पर योगी सरकार का फोकस है। प्रदेश में 23 बस अड्डों को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है ताकि यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित सुविधाएं मिल सके। सरकार का दावा है कि यूपी की बसों की औसत उम्र 5 साल 3 महीने है और प्रदेश के पास देश की सबसे युवा बस फ्लीट है। वहीं स्क्रैप पॉलिसी लागू करने के मामले में भी यूपी को देश में नंबर 1 बताया गया।
यूपी में इको फ्रेंडली रक्षाबंधन, भाई बहन लगाएंगे पेड़ और पौधों को बांधेंगे राखी। उत्तर प्रदेश में इस बार रक्षाबंधन का त्योहार पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ मनाया जाएगा। वन विभाग की पहल पर भाई बहन पौधारोपण करेंगे और लगाए गए पौधों को रक्षा सूत्र बांधकर उनकी सुरक्षा का संकल्प लेंगे। पौधारोपण महायज्ञ 2026 के तहत सभी वन प्रभागों में एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। इस पहल में आम लोग भी हिस्सा लेंगे। लखनऊ समेत प्रदेश के सभी वन प्रभागों में भाई बहनों को पौधारोपण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बहनों की यात्रा होगी मुफ्त और सुरक्षित। सुबह से शुरू हुई फ्री बस सेवा। रक्षाबंधन के मौके पर उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। प्रदेश में महिलाएं 29 अगस्त तक अपने एक सहयोगी के साथ मुफ्त बस यात्रा कर सकेंगी। इस सुविधा की शुरुआत गुरुवार सुबह से हो गई और यात्रा के लिए कोई किराया नहीं देना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं की सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए परिवहन, पुलिस और प्रशासन को विशेष निर्देश दिए। प्रमुख मार्गों पर एंटी रोमियो स्क्वाड सक्रिय रहेगा, वहीं बस चालकों की भी निगरानी होगी। यूपी में बाढ़ का खतरा बढ़ा। माता टीला बांध के 15 गेट खुले, 38,000 क्यूसेक पानी छोड़ा। यूपी और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से बेतवा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। राजघाट बांध से पानी छोड़े जाने के बाद माता टीला बांध से भी पानी की आवक बढ़ गई। हालात को देखते हुए सिंचाई विभाग ने बांध के 15 गेट खोलकर करीब 38,000 क्यूसेक पानी छोड़ा। वहीं सुकमा डुकमा बांध से भी बेतवा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। लगातार पानी की निकासी से नदी के जलस्तर में और बढ़ोतरी की संभावना है। यूपी में 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम। ओवैसी बोले कई विधायक जीतेंगे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी चुनाव जरूर लड़ेगी, हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ कि कितनी सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे। ओवैसी ने एआईएमआईएम को वोट काटने वाली पार्टी बताए जाने को भी खारिज किया। उन्होंने दावा किया कि पार्टी का संगठन पहले से मजबूत हुआ है और जनता के बीच उसका समर्थन बढ़ रहा है। ओवैसी ने यह भरोसा जताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के कई विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे। रात में सोलर पैनल से बिजली उत्पादन। यूपी में 1000 से ज्यादा मामले सामने आए। यूपी में सोलर पैनलों से रात के समय भी बिजली बनने के आंकड़ों ने पावर कॉर्पोरेशन को हैरान कर दिया। प्रतापगढ़, लखीमपुर खीरी और सीतापुर में सबसे पहले ऐसे मामले सामने आए थे। शुरुआत में इनकी संख्या महज 2-4 थी, लेकिन जांच आगे बढ़ने के साथ ऐसे मामलों की संख्या 1000 से ज्यादा पहुंच गई। अब पावर कॉर्पोरेशन चेयरमैन ने सभी बिजली कंपनीज को ऐसे मामलों को चिन्हित कर जांच करने के निर्देश दिए हैं। कंपनीज को 15 दिन के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट देनी होगी। सावन में मछली पर सियासी संग्राम। यूपी की 160 सीटों पर निषाद वोटों का असर। सावन के महीने में उत्तर प्रदेश की सियासत मछली के मुद्दे पर गर्मा गई। निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद के मछली को लेकर दिए बयान के बाद विवाद बढ़ा। वहीं अयोध्या में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के मछली भोज में शामिल होने के आरोप पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा। अजय राय ने आरोप साबित होने पर पद छोड़ने की चुनौती दी, लेकिन इस विवाद से आगे यूपी की चुनावी राजनीति में निषाद समाज की अहमियत है। माना जाता है कि करीब 160 विधानसभा सीटों पर निषाद वोट प्रभाव डाल सकते हैं। 107 स्टार्टअप को 3.42 करोड़ की मदद। योगी बोले यूपी की 25 करोड़ आबादी हमारी यंग फोर्स। उत्तर प्रदेश में युवा और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टार्टअप नीति 2026 की पुस्तिका जारी करने के साथ ही स्टार्टअप मिशन पोर्टल लॉन्च किया। इस दौरान 107 स्टार्टअप को 3 करोड़ 42 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई और 7 उद्यमियों को सम्मानित किया गया। सीएम योगी ने कहा कि यूपी की 25 करोड़ से ज्यादा आबादी चुनौती नहीं बल्कि बड़ी संभावना है। यूपी में डेंगू के डर के बीच मलेरिया का वार। लखनऊ मंडल में 1084 केस। उत्तर प्रदेश में बारिश और उमस के बीच डेंगू को लेकर चिंता बढ़ी है, लेकिन लखनऊ मंडल में मलेरिया के मामले ज्यादा सामने आए। 24 अगस्त तक मंडल के 6 जिलों में मलेरिया के 1084 और डेंगू के 135 केस दर्ज हुए। मलेरिया में सीतापुर 563 मरीजों के साथ सबसे आगे है। हरदोई में 219 और लखनऊ में 212 मामले मिले। वहीं डेंगू के सबसे ज्यादा 98 मरीज लखनऊ में सामने आए। इसके बाद लखीमपुर खीरी और उन्नाव में 10-10 केस दर्ज हुए। यूपी बोर्ड की सख्ती। 10वीं के सर्टिफिकेट में जन्म तिथि बदलने का झंझट होगा खत्म।
यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल के अंक पत्र और प्रमाण पत्र में जनतिथि संशोधन को लेकर बड़ा कदम उठाया। लगातार सामने आ रहे संशोधन के मामलों और संभावित फर्जीवाड़े को रोकने के लिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश के समय ही जनतिथि के प्रमाणिक दस्तावेज दर्ज करना अनिवार्य किया गया। माध्यमिक शिक्षा परिषद के मुताबिक बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रयागराज मुख्यालय पर जनतिथि बदलने से जुड़े कई मामले पहुंच रहे थे। नई व्यवस्था से शुरुआत में ही सही रिकॉर्ड तैयार होगा। नेपाल में फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन 1070 जारी। एसडीआरएफ पीएसी की टीम संभाल रही मोर्चा। नेपाल में बाढ़ के बीच फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों की मदद के लिए योगी सरकार ने राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया। एसडीआरएफ के 32 और पीएसी के 22 जवानों समेत 54 जवान नेपाल भेजे गए, जबकि 4 रबर बोट भी तैनात हैं। प्रभावित लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 जारी किया गया। सरकार ने भारतीय और नेपाली दूतावासों से भी संपर्क किया। वहीं महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ाई गई। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए। यूपी में मिलावटखोरों पर योगी सरकार का शिकंजा, 18 पर एफआईआर। रक्षाबंधन से पहले उत्तर प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन के विशेष अभियान में अब तक 18 एफआईआर दर्ज की गई और 182 खाद्य नमूने लिए गए। कार्रवाई के दौरान 13,440 किलो से ज्यादा और 14,561 लीटर सामग्री जब्त की गई। वहीं 18,607 किलो और 7,630 लीटर असुरक्षित या अस्वच्छ खाद्य सामग्री नष्ट कराई गई। सरकार का कहना है कि अभियान का मकसद त्योहारों में लोगों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है। सितंबर में 8 दिन बंद रहेंगे बैंक। यूपी की 16,000 शाखाओं पर हड़ताल का असर। सितंबर में बैंकिंग से जुड़े काम करने वालों के लिए जरूरी खबर है। बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने अखिल भारतीय हड़ताल का ऐलान किया। कर्मचारियों की मांग है कि बैंकों में भी रिजर्व बैंक और बीमा क्षेत्र की तरह सप्ताह में 5 दिन काम की व्यवस्था लागू हो। इसके अलावा पीएलआई समझौतों को समान रूप से लागू करने की मांग है। हड़ताल के चलते सितंबर में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। मेरठ में सड़कों से तालाब कूड़े तक जिम प्लेट की लूट, बोरी लेकर पहुंचे लोग। उत्तर प्रदेश के मेरठ में इन दिनों जिम प्लेट को लेकर अजीब नजारा देखने को मिल रहा है। प्रतापपुर, डीपी नगर और ब्रह्मपुरी इलाके में पिछले कुछ दिनों से अलग अलग जगहों पर रबर डंबल प्लेट फेंकी जा रही है। खबर फैलते ही मुफ्त में प्लेट उठाने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटने लगी। कई लोग बोरियां लेकर पहुंचे और प्लेट भरकर ले गए। प्रतापपुर के शताब्दी नगर, एलएनटी यार्ड और भूडबराल में प्लेट मिली। वहीं डीपी नगर के मोहकमपुर में भी बड़ी संख्या में जिम प्लेट पड़ी मिली। डिंपल यादव होंगी यूपी में सीएम का चेहरा। सवाल पर अखिलेश ने मुस्कुराकर टाल दिया जवाब। उत्तर प्रदेश में चुनावी साल से पहले समाजवादी पार्टी ने महिलाओं पर अपना फोकस बढ़ा दिया है। अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव समेत महिला सांसदों को पार्टी के कार्यक्रमों में अहम भूमिका दी जा रही है। इस बीच डिंपल यादव को यूपी में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने के सवाल पर अखिलेश से सवाल किया गया। इस पर अखिलेश ने मुस्कुराकर गोलमोल जवाब दिया। इससे सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। ग्रीन पार्क में आज से चौको छक्कों की बरसात। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में होंगे मुकाबले। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में आज से यूपी T20 लीग के दूसरे चरण का रोमांच शुरू होने जा रहा है। 28 अगस्त से 6 सितंबर तक यहां कुल 12 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में काशी रुद्रास और नोएडा सुपर किंग्स सामने सामने होंगी। बारिश के कारण लखनऊ फॉल्कन्स और मेरठ मैवरिक्स बुधवार को कानपुर नहीं पहुंच सकी, लेकिन गुरुवार को सभी 6 टीम शहर पहुंच गई। मुकाबले को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इस जिले में बनी देश की पहली शेर राइफल। वजन कम, दुगनी रेंज, ज्यादा घातक। भारतीय सेना की दशकों पुरानी इंसास राइफल की जगह लेने वाली AK-203 अब पूरी तरह से भारतीय बन गई है। अमेठी के कोरबा स्थित संयंत्र में तैयार शेर नाम की पहली AK-203 में एक भी विदेशी पुर्जा या कच्चा माल इस्तेमाल नहीं हुआ। भारत रूस के सहयोग से शुरू हुई ये परियोजना अब उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां राइफल का डिजाइन भले ही रूसी मूल का हो, लेकिन उसका पूरा उत्पादन तंत्र भारतीय उद्योग पर निर्भर है। सेना को ऐसी करीब 6.01 लाख राइफल्स की आपूर्ति की जानी है। अब राम मंदिर में सामान्य दर्शन के लिए पास व्यवस्था खत्म। अब बिना पास के हो सकेंगे दर्शन। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम जन्मभूमि परिसर के उप मंदिरों में दर्शन के लिए सामान्य दर्शन पास व्यवस्था समाप्त कर दी। 1 सितंबर और उसके बाद की तिथियों के लिए ऑनलाइन बुकिंग बंद कर दी गई। श्रद्धालु अब बिना किसी पास के इन मंदिरों में दर्शन कर पाएंगे। ये निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि मई माह से ही बिना पास के दर्शन की सुविधा उपलब्ध है।
तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।